नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद भोला सिंह में। और हम लेकर के आए हैं आज सुमित्रा नंदन पंत जी को। इससे पहले हमने छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद जी को देखा था। वो दोनों क्लास मेरे YouTube चैनल स्टडी विद भोला सिंह पर अपलोड हैं, जाके देख सकते हैं। और आज तीसरे कवि छायावादी के सुमित्रा नंदन पंत। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति के कोमल पक्ष का अत्यधिक वर्णन करने के कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो देखते हैं साहित्यिक पहलू सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो इनका जन्म 1900 ईस्वी में कोशानी अल्मोड़ा में हुआ था। और इनके जो बचपन का नाम था गोसाई दत्त पंत जी के बचपन का नाम। और इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में होती है सुमित्रा नंदन पंत जी को। और इनकी जो प्रथम कविता थी वो थी गिरजे का घंटा, और ये 1916 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और अंतिम कविता इनकी छाया काल थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, और इन्होंने अपनी रचनाओं का जो वर्णन है वो 4 चरणों में किया है। तो देखते हैं वो कौन कौन से चरण थे। तो इनका जो पहला चरण था वो था छायावादी युग या छायावादी रचनाएं। उसमें इनकी पहली रचना थी छायावादी युग में उच्छ्वास, जो 1920 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और इस उच्छ्वास रचना को प्रथम छायावादी रचना कहा जाता है। दूसरी जो रचना थी इनकी वो थी ग्रंथि, जो 1920 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इस ग्रंथि रचना में नारी प्रेम की अभिव्यक्ति है। अगली जो रचना थी छायावादी रचना वो थी इनकी बेड़ा, जो 1927 ईस्वी में प्रकाशित होती है। अगली रचना इनकी पल्लव थी, जो 1926 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और इसी पल्लव रचना को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि पंत की कौन सी रचना छायावाद का घोषणा पत्र है, तो वो रचना थी पल्लव। अगली जो रचना थी वो थी गुंजन, जो 1932 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और इस रचना में नारी प्रेम की अभिव्यक्ति है। गुंजन में भी नारी प्रेम की अभिव्यक्ति है। और एक दूसरी रचना की ग्रंथि थी जो 1920 ईस्वी में आती है, उसमें भी नारी प्रेम की अभिव्यक्ति है। और जो दूसरा चरण था इनका सुमित्रा नंदन पंत जी का, वो था प्रगतिवादी युग या प्रगतिवादी रचनाएं। तो प्रगतिवादी रचनाओं में इनकी जो प्रथम रचना थी वो थी युगांत, जो 1936 ईस्वी में आती है। और इस युगांत रचना को ही छायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये 1936 में आती है और 1938 में छायावाद का अंत हो रहा है। तो उससे पहले ये रचना आती है सुमित्रा नंदन पंत जी को, इसलिए इस रचना को छायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। और अगली जो रचना थी प्रगतिवादी रचनाओं में वो थी युगवाणी, जो 1939 ईस्वी में आती है। और इस रचना में प्रगतिवाद को युग की बीड़ा बताया गया है। किस रचना में? युगवाणी में प्रगतिवाद को युग की बीड़ा बताया गया है। और अगली रचना थी प्रगतिवादी युग में या प्रगतिवादी रचनाओं में, वो रचना थी ग्राम्य, जो 1940 ईस्वी में आती है। और जो अगला चरण था इनका तीसरा, क्योंकि इनके 4 क्रमिक चरणों में इनका विकास हुआ इनकी रचनाओं का। अगला जो चरण था वो था अंतश्चेतनावादी रचनाएं, अंतश्चेतनावादी युग। इसमें जो पहली रचना थी वो थी स्वर्ण किरण, जो 1947 ईस्वी में आती है। और अगली जो रचना थी वो थी स्वर्ण धूलि, जो 1947 ईस्वी में आती है। और अगली जो रचना थी अंतश्चेतनावादी रचनाओं में वो थी युगपथ, जो 1949 ईस्वी में आती है। और अगला जो चरण था इनकी रचनाओं का वो था नवमानवतावादी रचनाएं या नवमानवतावादी युग। इसमें जो पहली रचना थी वो थी उत्तरा, जो 1949 ईस्वी में प्रकाशित होती है। अगली जो रचना थी वो थी अतिमा, जो 1955 ईस्वी में आई सुमित्रा नंदन पंत जी की। और अगली जो रचना थी वो थी कला और बूढ़ा चांद,
ये 1959 ईस्वी में आती है। और इसी रचना को कला और बूढ़ा चांद को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। कला और बूढ़ा चांद को, जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित होती है, और 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है इसी रचना पर। और अगली रचना थी वो थी लोकायतन, जो 1964 ईस्वी में आती है। और ये रचना जो है महाकाव्य है और इसमें गांधी जी के जीवन की चर्चा है। लोकायतन जो 1964 ईस्वी में आती है। और इसी रचना को, लोकायतन को भी एक पुरस्कार मिलता है, वो है सोवियत लैंड पुरस्कार। इसको सोवियत भूमि पुरस्कार भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिए। अगली जो रचना थी इनकी नवमानवतावादी युग में या नवमानवतावादी रचना में, वो थी चिदम्बरा, जो 1958 ईस्वी में आती है। और इसी रचना पर इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। ये साहित्य में बहुत बड़ा पुरस्कार है और ये साहित्य जगत में प्रथम पुरस्कार भी है। यहाँ से ज्ञानपीठ पुरस्कारों की शुरुआत होती है और ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। किस रचना पर? चिदम्बरा पर, जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हो रही है। और इस कविता में जो चिदम्बरा है, ये कविताओं का संकलन है। इसमें बहुत सारी कविताएं संकलित की गई हैं। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद को भी छायावाद का ब्रह्मा कहा गया था और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी छायावाद का शिव या रुद्र कहा जाता है। तो इनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत जी को। पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है और पंत को छायावाद का प्रवर्तक भी माना है। और ये प्रवर्तक किसने माना है? न तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। हालांकि छायावाद के जो प्रवर्तक थे वो जयशंकर प्रसाद थे। वहीं से उनकी जो रचना थी जयशंकर प्रसाद जी की झरना, जो 1918 ईस्वी में आती है, वहाँ से छायावाद का युग शुरू होता है। वो छायावाद की उनकी पहली कृति थी, तो उनको छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को। लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है पंत को। और छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना जाता है पंत को। छायावाद किसने माना है? छायावाद का प्रतिनिधि कवि पंत को, तो वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इनको प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति के कोमल पक्ष का अत्यधिक वर्णन करने के कारण सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो पल्लव इनका एक काव्य संकलन था जो 1926 ईस्वी में आता है। ये इनकी रचना है और इसमें बहुत सारी कविताएं संकलित हैं पल्लव में, जो 1926 ईस्वी में आती है। और ये जो है छायावादी रचना थी इनकी, ये पल्लव जो 1926, और इसी को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारी कविताएं संकलित हैं। तो कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं? वो है छाया, स्वप्न, उच्छ्वास, आंसू। एक रचना इनकी भी आंसू है और एक रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के भी आंसू थी। और मधुमाछ, बादल, नक्षत्र, बालापन आदि, यानी कि और एक दो कविताएं और हैं जो इसमें संकलित हैं। किसमें? पल्लव में, जो 1900। तो कभी कोई पूछ लेता है कि कौन सी कविता इनकी किस संकलन में प्रकाशित की गई है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पल्लव में छाया, स्वप्न, उच्छ्वास, आंसू, मधुमास, बादल और नक्षत्र, बालापन। आई होप आपकी ये समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़े साइड में हट जाते हैं क्योंकि इनकी रचनाओं का और भी काव्य संकलन है, उनको भी लिखा देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने ले लिया होगा और हम इसको थोड़ा मिटाते हैं।
तो ये तथ्यात्मक जानकारी है सुमित्रा नंदन पंत जी के। तो यहां से हम इसको मिटा देते हैं। तो आई थिंक आपने पल्लम में संकलित रचना इन्होंने देख ली होंगी। और एक थी अगली इनका गुंजन। ये रचना भी इनकी छायावादी रचना जो 1932 ईस्वी में आती है, गुंजन, जो नारी प्रेम की अभिव्यक्ति है, तो 1932 में ये आती है। और इसमें जो संकलित कविताएं थी वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें नौका विहार, बहुत ही अच्छी कविता है ये नौका विहार। और दूसरी थी इनकी वन वन उपवन, वन वन उपवन। और तीसरी थी इसमें चिरमुख, चिरमुख और मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। और एक तारा और अप्सरा। ये इनकी गुंजन रचना थी, उसमें संकलित कविताएं हैं। और अगली थी इनकी परिवर्तन। जो 1924 ईस्वी में प्रकाशित है, 1924 ईस्वी में। और इसमें जो कविताएं हैं वो है सोने का गान, ये इनकी कविता का नाम है। और अगला था छायाकाल, विधि विलास, और अनंग। ये इनकी परिवर्तन काव्य में संकलित कविताएं हैं। और अगला था इनका तारापथ, तारापथ, ये इनका काव्य संकलन था तारापथ। और इसमें जो संकलित रचना है वो थी छोड़ द्रमों की मृदु छाया। और ताज और प्रथम रश्मि। इसमें ये तीन है तारापथ में संकलित कविताएं। और ये छोड़ द्रमों की मृदु छाया बहुत ही फेमस कविता है, छोड़ द्रमों की मृदु छाया। और अगला जो था इनका वो था ग्राम्य, जो 1940 ईस्वी में है। और इसमें जो संकलित कविताएं थी वो थी भारत माता, संध्या के बाद, और अगली थी महात्मा के प्रति, महात्मा के प्रति, और ग्राम्य युवती, और बापू। ये इनकी ग्राम्य में संकलित कविताएं थी सुमित्रा नंदन पंत जी की। और अगला था इनका युगांत काव्य संकलन।
जो 1936 ईस्वी में है, और इसमें संकलित कविताएं थी जगत के जीर्ण पत्र। जगत के जीर्ण पत्र और जगजीवन में जो चिर ग्राम। जगजीवन में जो चिरग्राम। इसमें ये दो थी। तो ये तथ्यात्मक जानकारी थी सुमित्रानंद पंत जी के। तो किस काव्य संकलन में कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं ये आप देख लीजिए। परिवर्तन जो 1924 में, उसमें ये कविताएं संकलित हैं। तारापथ संकलन में ये कविताएं संकलित हैं। ग्राम में जो 1940 ईस्वी में, उसमें ये कविताएं हैं। और युगांत जो 1936, उसमें ये 2-3 कविताएं संकलित हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विद भोला सिंह। जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी समझ में आता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट कवि को लेकर के, जल्दी ही उपलब्ध होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।